नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग चर्चा कर रहे थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कंपनी एकीकरण की लेखांकन विधियां, यानी मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। यानी जब कभी भी किसी कंपनी का अमलगमेशन होगा तो उस समय कौन कौन से अकाउंटिंग टर्म्स कंसीडर किए जाएंगे, उसकी बात हम लोग करेंगे आज के वीडियो में। कंपनियों के एकीकरण के लेखांकन की विधियों का उल्लेख लेखा प्रमाप 14 में है, जिसमें 2 प्रकार की विधियां बताई गई हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी किसी भी कंपनी का अमलगमेशन होता है तो उसमें किस प्रकार से अकाउंटिंग मेथड अपनाए जाते हैं। वे अकाउंटिंग मेथड जो भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इशू किया गया है, उसमें लिखा गया है, उसमें बताया गया है कि कौन कौन से अकाउंटिंग मेथड अप्लाई होंगे किसी भी कंपनी के अमलगमेशन के समय उसकी अकाउंटिंग के लिए, जिसमें 2 प्रकार के मेथड बताए गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग। जिसमें पहला है हितों का समूहीकरण विधि, यानी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और दूसरा है क्रय विधि, यानी परचेज मेथड, जिसमें हम लोग इन दोनों को विस्तार से आराम से समझ लेते हैं। पहला है हितों का समूहीकरण विधि, यानी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। इसमें क्या कहा गया है उसको समझिए। हितों का समूहीकरण विधि लेखांकन के संबंध में लेखांकन की ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत एकीकरण के संबंध में उस समय लेखांकन किया जाता है जब हस्तांतरित कंपनी द्वारा हस्तांतरण कंपनी के व्यवसाय को निरंतर जारी रखा जाता है। यहाँ पे कहने वाली बात है कि जब कभी भी कंपनी का अमलगमेशन होगा तो जब 2 कंपनियां होती हैं जिसमें हस्तांतरित कंपनी के बिजनेस को अपने में मिलाती है, तो इस कंडीशन में जब कभी भी जो भी हस्तांतरक कंपनी है उस कंपनी का व्यवसाय सेपरेट यानी अलग से चलता रहेगा, जो भी हस्तांतरित कंपनी है उसे अपने में मिला करके उसका अस्तित्व खत्म नहीं करेगी, तब इस कंडीशन में हितों का समूहीकरण विधि प्रयोग किया जाएगा किसी भी अमलगमेशन के अकाउंटिंग के लिए। इस विधि के अंतर्गत एकीकृत हुई कंपनियों के वित्तीय विवरण बनाते समय मामूली परिवर्तन किए जाते हैं। इस विधि के प्रयोग की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब कभी भी हितों का समूहीकरण विधि अपनाया जाएगा, जब कभी भी अकाउंटिंग की जाएगी ऐसी कंपनी की जिसका अमलगमेशन हो रहा है, तो वहाँ पर जब कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना होता है। अब इस विधि का प्रयोग जब किया जाएगा तो इस विधि की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, उसको हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ 5 प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं, उसको सुनिए। पहला है इसी विधि का प्रयोग केवल उस समय किया जाता है जब कंपनियों के बीच विलय के स्वभाव का एकीकरण हुआ हो। हमने समझा है कि विलय के स्वभाव का एकीकरण क्या होता है। उसको समझने के लिए आप लोग हमारे दूसरे वीडियो यानी कंपनियों के एकीकरण के प्रकार को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि विलय के अनुसार किसी भी कंपनियों का कोई भी एकीकरण क्या होता है। तो यहाँ पे समझाने वाली बात है कि जब कभी भी कंपनियां विलय होंगी, आपस में मिलेंगी, और जो भी हस्तांतरित कंपनी है किसी हस्तांतरक कंपनी के व्यवसाय को जारी रखेगा, उसे समाप्त नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में समूहीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है इस विधि के अनुसार हस्तांतरित कंपनी द्वारा हस्तांतरक कंपनी की समस्त संपत्तियों, दायित्वों एवं संचितों यानी रिजर्व को उनके पुस्तकीय मूल्य यानी एग्जिस्टिंग वैल्यू, जिसको बुक वैल्यू भी कहा जाता है, पर लिया जाता है, और इसी मूल्य पर लेखा पुस्तकों में भी उल्लेख किया जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी किसी भी कंपनी की जो भी संपत्ति खरीदी जा रही है किसी भी हस्तांतरित कंपनी के द्वारा, जो भी हस्तांतरण कंपनी की संपत्ति है या फिर दायित्व है, उसका कंसिडरेशन जो भी होगा वह बुक वैल्यू पर यानी एग्जिस्टिंग वैल्यू पर किया जाता है, और उसी का लेखा भी किया जाता है जब अमलगमेशन होता है। तो एकीकरण के समय यदि दोनों कंपनियों की लेखा नीतियों
में भिन्नता हो तो एक रूपता लाने के लिए आवश्यक समायोजन यानी एडजस्टमेंट किया जाता है। अगर दोनों कंपनियों के बीच में जो भी अकाउंटिंग हो रही है, दोनों कंपनियां अगर कोई भी अकाउंटिंग कर रही हैं और उनकी अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंस है, तो दोनों में क्या किया जाता है, एडजस्टमेंट कर दिया जाता है। इसको हमें समझना है। तीसरा है, इस विधि में एकीकरण के पूर्व अंशधारियों को लाभांश वितरण हेतु उपलब्ध संचितियां एकीकरण के पश्चात भी लाभांश वितरण हेतु उपलब्ध रहती हैं। चौथा है, इस विधि में हस्तांतरक कंपनी की अंश पूंजी एवं उसे निर्गमित अंश पूंजी में यदि कोई अंतर हो तो इस अंतर का समायोजन हस्तांतरित कंपनी के वित्तीय विवरणों में संचितियों में से किया जाता है। यहाँ पे आपको समझना है। और पांचवा होता है कि इस विधि में हस्तांतरक कंपनी के लाभ हानि खाते के शेष को हस्तांतरित कंपनी के लाभ हानि खाते के शेष के साथ जोड़कर दिखाया जाता है तथा इसे सामान्य संचय में हस्तांतरित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको इन सारी की सारी बातों को समझना होगा। यदि आप कोई भी हितों का समूहीकरण विधि से अमलगमेशन कर रहे हैं तो हम बात करते हैं दूसरी विधि की, यानी क्रय विधि, जिसको परचेज मेथड कहा जाता है। लेखा प्रमाप 14 के अनुसार एकीकरण के संबंध में लेखा करने की यह दूसरी विधि है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। जिसमें पहला है, इस विधि का प्रयोग केवल उस समय किया जाता है जब कंपनियों के बीच क्रय के स्वभाव का एकीकरण हुआ हो। यानी जब कभी भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेगी और परचेज करके उसको अपने में मिला लेगी और जिसको वह परचेज करेगी उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा, तो इस तरह का जब कभी भी अमलगमेशन होगा तो इसको कहा जाता है क्रय विधि के द्वारा अमलगमेशन करना। दूसरा है, इस विधि में हस्तांतरक कंपनी की समस्त संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुस्तकीय मूल्य पर हस्तांतरित कंपनी की पुस्तकों में शामिल किया जाता है। जो कोई भी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू पर ही जो भी सारी की सारी संपत्तियां और दायित्व हैं, यानी जो भी एसेट और लायबिलिटीज हैं, उनको शामिल कर लिया जाता है किसी भी हस्तांतरित कंपनी के जो भी एसेट और लायबिलिटी हैं उनमें। तीसरा कहा जा रहा है कि वैकल्पिक स्थिति यह है कि एकीकरण की तिथि पर हस्तांतरक कंपनी की पहचानी जा सकने वाली संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके उचित मूल्य फेयर रेंट पर हस्तांतरित कंपनी की पुस्तकों में शामिल किया जा सकता है। यहाँ पर आप इसको थोड़ा ध्यान से समझें। चौथा है, यदि हस्तांतरित कंपनी द्वारा हस्तांतरक कंपनी की संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुस्तकीय मूल्य के बजाय उचित मूल्य पर लिया जाता है तो उचित मूल्य का निर्धारण हस्तांतरित कंपनी की इच्छा पर निर्भर करता है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर कोई भी क्रय विधि के द्वारा अमलगमेशन होगा तो हस्तांतरित कंपनी जब किसी भी हस्तांतरक कंपनी के एसेट और लायबिलिटी को खरीदेगा और उसमें जब बुक वैल्यू के आधार पर न खरीद करके किसी उचित मूल्य पर खरीदारी होगी तो उसमें जो भी उचित मूल्य होगा उसका निर्धारण जो कंपनी खरीदेगी यानी हस्तांतरित कंपनी उसका निर्धारण करती है, करके चलती है। पांचवा है, इस विधि में हस्तांतरक कंपनी की संचितियों यानी वैधानिक संचितियों को छोड़कर को सुरक्षित रखना तथा हस्तांतरित कंपनी के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं है। जो भी रिजर्व्स होते हैं उसके बारे में बात हो रही है। और छठवां है, इसी विधि में हस्तांतरक कंपनी की केवल वैधानिक संचितियों को सुरक्षित करना तथा हस्तांतरित कंपनी की लेखा पुस्तकों में प्रदर्शित करना आवश्यक है। वैधानिक संचितियों जैसे विकास भत्ता संचय, विनियोग भत्ता संचय आदि को सुरक्षित रखना तथा हस्तांतरित कंपनी के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित करना आवश्यक होता है। तो यह था हमारा जो भी एकीकरण होता है उस समय कौन कौन सी लेखांकन विधियां अपनाती हैं उसका एक वीडियो। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर भेजें, हम सबका उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।